चलो मैं आपको चेक करने के लिए, सब लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं बेटा? बेटा देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। पहला टारगेट आप लोग का होगा, आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को पढ़ोगे। जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट होता है किसी गिवन मीडियम में, सारे बच्चे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जिसमें स्ट्रेट लाइन बिहेवियर, बेसिक इमेज कैसे बनती है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट थोड़ा सा आप खुद पढ़ोगे। मैं लॉस पे आता हूँ जो मेन एग्जाम में आता है। प्लीज बेटा आप इसे प्लीज अच्छे से खुद करना। आप बोलोगे तो मैं ये सारे सेक्शन भी दोबारा करा दूंगा। पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बेसिक प्रॉपर्टीज किस, जो लाइट जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब हो गया, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अटैच होती है लाइट से, आप वो खुद करना बेटा। ये आपका एक तरह से होम टास्क है। मैं लॉस से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को सबको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? बेटा किसी भी जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में दो लॉ थे। एक सबसे बेसिक से सोचो, कोई भी सरफेस मिरर की तरह बिहेव कर सकता है। सपोज ये पीछे वाला साइड पेंट कर दिया गया, अब जो अपर साइड है वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिस तरह से लाइट आती है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, हाँ बेटा, इन दोनों के बीच में देखो नॉर्मल क्या होता है बेटा। पहले आप नॉर्मल की फीलिंग समझ लेना। अगर इस पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे पॉइंट पी पे लाइट आई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी बेटा, पहले पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, दैट इज जस्ट ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए नॉर्मल, हम उसको कहेंगे। नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब देखो बचपन से आप ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो कि आई इक्वल टू एंगल आर, तो इस पे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो फायदा नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे एंगल हम नॉर्मल के रिस्पेक्ट में नापते हैं। और दूसरा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये दो लॉ होते हैं। लेकिन आप अब बड़े हो गए हो, तो ये दो लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में समझने पड़ेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म मतलब नॉलेज आपकी वही होनी चाहिए, बट आपको 11th के पढ़े हुए टॉपिक से उनको मिक्स करना आना चाहिए। क्लास 10th में आप ये बात पढ़े हुए हो, लेकिन चलो देखते हैं बेटा। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। बेटा आप लोगों ने ये हेडिंग डाल ली, नेक्स्ट पेज की हेडिंग ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। बेटा ये नोट हो गया है? ठीक है बेटा। हाँ चलो, अब बच्चों की तरह एक ऐसे बनो। ये वेक्टर आई है, ये आर है और ये नॉर्मल है। लेट अस से कि एंगल थीटा है बेटा, दोनों एंगल थीटा ही होंगे। तो कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि मैं अगर आर कैप, बेटा आर कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड राइट डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आई? बेटा आप लोग को आर कैप तो पता है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ आर माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ आई। बेटा अगर आप इस डायग्राम को सही में बनाओगे, आर और माइनस आई, तो आर और माइनस आई कैसे बनेगा? आर ऐसे जा रहा होगा, वन, दिस इज आर कैप, और माइनस आई ऐसे जा रहा होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है?
और इसकी भी लेंथ 1 होगी। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो अगर मैं नॉर्मल को बोलूं कि सर हमारा जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, मुझे अगर उसका कैप चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सर अगर मैं दोनों का, आर का और माइनस आई का कॉस थीटा ले लूं, देखो इस तरफ। बेटा आप सबको रिजॉल्विंग द वेक्टर आता है ना बेटा? कोई बच्चा ऐसा क्लास में जिसको ये सब बेसिक प्रॉपर्टी नहीं आती कि अगर ये आर है, ये थीटा, तो ये आर कॉस थीटा होगा। देखो बेटा कुछ बच्चे यहाँ पे नॉलेज सोच रहे हो कि जस्ट केवीपीआई का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि केवीपीआई 11th के बच्चों का होता है, जिनका दिमाग अब तक के सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करने के लिए बनता है। तो देखो बेटा, मैं अगर आर और माइनस आई का, इन दोनों का ये थीटा वाला पार्ट लेता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा आर कॉस थीटा, और यहाँ मिलेगा माइनस आई कॉस थीटा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अरे बेटा मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में आर कैप का कंपोनेंट चाहिए एन के अलाउंग। तो आप देखोगे कि सर ऐसे करने पे हमको मिलता है आर कैप और माइनस आई कैप का जो रिजल्टेंट होगा, कॉमन सेंस से देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा 2 cos थीटा एन कैप। कितने बच्चों को ये वेक्टर फॉर्म का रिलेशन समझ आया? अच्छा बेटा बताओ मुझे, आर और माइनस आई का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? आर कैप और माइनस आई का बीच में ही तो जाएगा, दोनों बराबर है ना, दोनों मैग्नीट्यूड में 1 है, ये एंगल थीटा है। तुम बेटा तुम आर का कॉस लेते तो इधर आता आर कॉस थीटा, कैप लगा लेना, और आर साइन थीटा इधर आता। बेटा माइनस आई का भी लेते तो इस तरफ माइनस आई साइन थीटा हो जाता, और इस तरफ आपका आई कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, अब तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ बेटा, आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अगर हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो तुम मुझे बताओ, माइनस और आई को जोड़ने पे आपका मैग्नीट्यूड कितना आता? कॉस थीटा कॉस थीटा बेटा, और आर और आई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता ना। क्या आप बात समझ पा रहे हो? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। इस तरफ अगर लोगे तो आर कैप नहीं लिख सकते ना, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ 1 बोल रहा हूँ, यहाँ 1 बोल रहा हूँ। आप मुझे बताओ ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा इन दोनों वेक्टर का, इस वेक्टर का इस वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा? तो जो बच्चे को समझ आ रहा है वो बोलेगा सर इस तरफ 2 cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। क्या आपको ये बात समझ आई? पर ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन ये वाला है। इज इट क्लियर? यस बेटा सर। वो आपको ना पता है, आर वेक्टर देगा, आई वेक्टर देगा, और आपसे नॉर्मल का वेक्टर पूछ लेगा। तो कुछ बच्चों के लिए बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। तो इसको हम कहते हैं, अब ढंग से देख लो बेटा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा भाई आप मुझे बताओ थीटा कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको वेक्टर आर और आई दे दूं तो कितने बच्चे थीटा निकाल सकते हैं? किस लॉजिक पे आपका आंसर आ जाएगा थीटा का? आप मान लो बेटा, देखो क्वेश्चन समझो। अगर मैंने आपसे बोला, मैंने आपको वेक्टर आई दे दिया और वेक्टर आर दे दिया, कितने बच्चे थीटा निकाल सकते हैं बताओ? नॉर्मल तो अब तुम लोग निकाल लोगे, देखो अगर आप आर कैप माइनस आई कैप करोगे तो आपका नॉर्मल आ सकता है। बेटा कोई बच्चे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि जो यूनिट वेक्टर से फेमिलियर नहीं हो? यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है और डायरेक्शन सेम एज वेक्टर होता है। तो बताओ मुझे, अगर मैं आपको आर और आई दूंगा तो हाउ वुड यू कैलकुलेट द वेक्टर? कोई बच्चा नहीं बेटा क्लास में? अभी तो मैं उसका भी पूछूंगा, दूसरे का वाला का भी पूछूंगा बेटा। सर थोड़ा और एक बार रिपीट करेंगे, क्या पूछे? मैं बताता हूँ बेटा, देखो आपको क्लास 10th की नॉलेज चेक करेगा, लेकिन 11th समझ आने के बाद में।
आपको क्लास 10th में पढ़ा था कि लाइट का फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। ये बात समझ आई? यस सर। तो आपसे जैसे मैंने एक रिलेशन लिख के आपको बता दिया, देखो कि अगर आर आर आई दिया हुआ है बेटा, केवीपीआई थिंकिंग प्रोसेस के बारे में आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा पूरा। आपको आर और आई दिया है यानी, और मैं उसको एन से रिलेशन लिख रहा हूँ। आप मेरी बात समझ पाए? हाँ। यस। मुझे एक बच्चे ने कोशिश करके दी है। गुड बेटा। बेटा और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? चलो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। आपने ये लिख लिया बेटा, अब इसकी नोट्स बना लेना, ठीक है? नेक्स्ट वाले में मैं नोट्स टाइप से बनवाता हूँ। चलो अब समझो, मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप ऐसे सोचते कि सर इसी क्वेश्चन में अगर हमने इसको आर माना है, इसको आई माना है, सॉरी इसको आई, इसको आर माना है, ये एंगल थीटा है, तो एक तो आपने तुरंत समझा कि सर माइनस आई यानी आर कैप माइनस आई कैप इक्वल टू 2 cos थीटा एन कैप, फर्स्ट रिलेशन। अब अगर मैं आप लोगों से थीटा बोलता तो आप थीटा को कैसे निकालते बेटा? देखो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में ये बताऊं कि अगर मैंने आपको किसी जगह पे, किसी प्लेन पे आपको मैं एन को एज ए वेक्टर दे दूं, आई को एज ए वेक्टर दे दूं, आर को एज ए वेक्टर दे दूं, या कुछ दे के आपसे बाकी चीज निकलवा लूं, क्या आपको थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? देखो कुछ बच्चों ने भेजा है, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है। देखो मुझे आदित्य ने भेजा है, और ये बेटा उसने सही किया है। हम्म, मान लो मैं आप लोगों से बोलता हूँ मुझे थीटा निकाल के दो, तो कैसे आप कर सकते थे बेटा? थीटा कैसे आप निकाल सकते थे बताओ? बेटा देखो थीटा तो आपको पहले ही रिलेशन से दिख जाना चाहिए था। आप आर कैप माइनस आई कैप निकाल रहे हो, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करूं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखो ये तो वन ही आएगा, एन कैप तो हमारा वन ही रहेगा बेटा। अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड देख लें तो सिंपली मुझे 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मेरा आ जाएगा। क्या बेटा आपको बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है बेटा। देखो एक देखो, कई बार कई बुक्स में अलग अलग तरीके से भी बताया जाएगा। आप बस इतना समझ लो कि आपको इसको वेक्टर की इज्जत देनी पड़ेगी, बस पॉइंट इतना सा है। मैं आपको आर वेक्टर दे दूं, आई एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, बस पहली बार जो देखते हैं वो डरते हैं। वो बोलेंगे अच्छा सर कुछ ना कुछ तो लॉजिक से हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका एक और होता है, कई बार बुक्स में आप देखोगे कि वो दो कंपोनेंट जैसे आई और जे होता है ना वेक्टर फॉर्म में, वो यहाँ कहीं ऐसे डिफाइन कर देंगे कि इस डायरेक्शन में आई है और इस डायरेक्शन में जे है। मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स ले लेंगे और वाई ले लेंगे। अब तुमको सारी चीजें इस फॉर्म में निकलवाएंगे, सारी की सारी, कि वो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है,
ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो अब तुमको वो सारा जे और आई के फॉर्म में दिखेगा, और ये मेथड भी गलत नहीं है बेटा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड में, अच्छा बेटा बताओ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड में कौन सा एंगल, कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा बताओ? पैरेलल टू द आई चेंज होगा या जे वाला चेंज होगा? बेटा आप ना इस फैक्टर को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ। ये एंगल अगर थीटा है तो आप जो भी ये वेक्टर होता है ना, आई वेक्टर का ये कंपोनेंट निकालते, तो आई, यहाँ पे वैसे कंफ्यूजन आई और जे में आ सकती है, तो मैं कैपिटल आई लिख रहा हूँ। कैपिटल आई लिखने से शायद कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हाँ, हाँ बेटा, हमारा सिर्फ वाई कंपोनेंट चेंज होगा, पैरेलल टू द मिरर। ये जो मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, यानी एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट चेंज नहीं होगा बेटा। मतलब सिंपली आप ऐसे सोचो कि आई वेक्टर और आर वेक्टर को आप ऐसे पहचानोगे कि जैसे आई लिखा, बेटा देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, मुझे लगता है अगर कभी भी ये तुम्हें दे रखा है ना ऐसे करके कुछ, जैसे मैंने इंसिडेंट दे दिया 3i+4j और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा और मैंने आपसे रिफ्लेक्टेड पूछ लिया है, तो देखो मिरर पे भी डिपेंड करेगा अनडाउटेडली। लेकिन तुम ये बात जानना कि कभी भी मिरर को पहचानते हुए, सपोज ये ऐसे दिया हुआ है और इंसिडेंट तुम्हें ऐसे दे रखा है, तो कॉमन सेंस से तुम दिमाग लगाओगे तो मुझे ऐसे लेना चाहिए था +3i और -4j। तो तुमको ये दिमाग में बस इतना बोल रहा हूँ कि जब तुम रिफ्लेक्टेड को देख सोचना, तो कुछ ऐसा दिमाग लगा लेना कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो पलट जाएगा। तो कितने बच्चों को बात समझ आई कि रिफ्लेक्टेड को हम 3i+4j लिख लेंगे अगर हमारा नॉर्मल मिरर ऐसा होता तो? क्या बेटा आपको ये लाइन समझ आई थोड़ी सी? Yes, sir. देखो सिंपली अगर आपको ये बात भी समझ आ गई कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में सिर्फ इस कंपोनेंट का अंतर होगा, वाई वाले कंपोनेंट का, और एक्स वाला कंपोनेंट सेम होगा, तो भी मेरा काम बन गया। मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ कि ये वाला एक्स वाला जो भी कंपोनेंट होगा वो सेम होगा और वाई वाला कंपोनेंट पलट देना बस। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ आपको याद है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? और बेटा बुक्स में तुमको ये सारे बहुत अलग अलग फॉर्मों में डिपेंड करता है कि वो कई बार वो इस आई और जे के टर्म्स में आर को लिख देते हैं, तो बुक्स में अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, उससे डरना नहीं। आप उसको बस वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जो आपको आता है उससे करोगे, आंसर मैच कर जाएगा आपको। चलो हम रिफ्लेक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको एटलीस्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए, बेटा आप लोग याद है कि भूल गए हो? मैं कुछ ग्रांटेड नहीं ले रहा, मैं इतना तो सोच रहा हूँ कि अगर बच्चे इतना सा याद रखेंगे सिर्फ कि दो मीडियम होते हैं म्यू 1 म्यू 2, अगर हम पहली बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ आते हैं तो बस रट्टा मारने की जगह बस ऐसे सोचना, θ1 θ2, हमेशा μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, अगर आपको ये याद है तो। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, where μ1 and μ2 are the absolute refractive index of medium 1 and medium 2। अगर इसको मैं medium 1 बोल रहा हूँ, इसको medium 2 बोल रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ, पहला स्नेल्स लॉ, और दूसरा सिंपल सा लॉ है दैट सेज कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड कहलाती है, ये इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है। ये तीनों एक प्लेन में रहते हैं, यानी आई आर रिफ्रैक्टेड और ये एन ऑल लाइन सेम प्लेन। मतलब आप 10th तक पढ़ चुके हो, बस वो 11th में मिक्स कर करके पूछेंगे।
और आपको लगेगा वो 12th का पूछ रहे हैं, क्योंकि वेक्टर तो आपने पढ़ना चाहिए। एक केवीपीआई देने वाले बच्चे को वेक्टर पता होना चाहिए बेटा। बेटा ये हो गया। बेटा M1 म्यू 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 बोलते हैं, ऐसे ये सिंबल ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, इसको म्यू बोलते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड 2। बेटा लाइट की स्पीड वाला रेशियो मैं लिखवा ही देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई गेस बेटा शायद आप लोग पूरा पूरा भूल चुके हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट वाला है, इन वैक्यूम, या सिंपली 3 into 10 to power 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एक तरह से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, दैट शोज कि उस मीडियम में आपकी स्पीड कम है। बेटा यहाँ तक लिख लिया। अब कोई बच्चा वेक्टर फॉर्म में बता सकता है बेटा क्या रिलेशन होगा? व्हाट विल बी द रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म? कोई भी बच्चा बेटा, अगर मैं आई एन और आर को कनेक्ट करना चाहता हूँ, व्हाट विल बी द वेक्टर रिलेशन? अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इन सब में वेक्टर रिलेशन क्या आएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, बट क्या वेक्टर रिलेशन आप सोच पा रहे हो? बेटा आपको उतनी डिटेल में नहीं निकालना है एग्जैक्ट। देखो आपको बच्चा ही माना जाता है एग्जाम्स में, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रॉकेट साइंटिस्ट वाली नहीं होती है बेटा। आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म, बेसिक वाला वेक्टर फॉर्म क्या आएगा इसका? बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ऐसा सोच लो कि मैं तुमको यहाँ पे आई दे रहा हूँ, आई स्मॉल आई, और यहाँ पे स्मॉल जे दे रहा हूँ। अब तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि आई वेक्टर को कैसे लिख लोगे, बताओ। आई वेक्टर आपको कितना आ जाएगा बताओ? इंसिडेंट रे कैसे होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द आई साइन थीटा 1। बेटा आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मैं स्ट्रेट आगे बढ़ा देता आई को, तो मुझे यहाँ थीटा 1 मिलता, तो इस तरफ मुझे मिलता आई साइन थीटा 1 आई कैप, और इस तरफ मिलता आई कॉस थीटा 1। तो यहाँ पे आपसे ये सब एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे वो लोग, ये वाली, कि आपको ऐसे दिखे, इस फॉर्म में दिखे, आर आपको इस फॉर्म में दिखे। और बेटे जरूरी नहीं कि ये करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको ये सब चीजें ऐसे दिखे कि आर आपको कॉस थीटा 2 इस तरफ दिखे माइनस जे में,
माइनस आर कॉस थीटा 2j और प्लस आर कॉस थीटा 2i, मतलब साइन थीटा 2, सॉरी, साइन थीटा 2i। ये बात समझ आई बेटा? देखो कई बार ऐसा रहता है कि तुमसे बिल्कुल बेसिक वाली ही एक्सपेक्टेशन रहती है। मैं कोशिश करता हूँ तुमको थोड़ा सा समझ आए। मैं नेक्स्ट पेज पे एक रिलेशन लिखता हूँ, आप मुझे बताना। अच्छा बेटा, कितने बच्चों को लगता है यहाँ पे, अगर मैं एक्स वाई कंपोनेंट की बात करूँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितने बच्चों को लगता है कि ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा कि ये वाला होगा, वाई वाला, या दोनों इस बार चेंज होंगे? मेरे कहने का मतलब है, लाइट जब आ रही है तो वो डेफिनेटली दो पार्ट्स में टूट रही है। जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उसके आप दो पार्ट कर सकते हो, ऐसे और एक ऐसे। तो क्या ये वाला पार्ट पहले वाले जैसा ही है कि अलग है? मतलब आपका जो आई कंपोनेंट है, क्या वो सेम है या अलग है? ये दोनों टर्म सेम होंगे या अलग होंगे? अगर मैं एन कैप को यहाँ डिफाइन कर दूं, अच्छा रुक जाओ, मैं सारे आंसर देता हूँ आप लोग को। देखो बेटा, आप मेरी बात शायद आप समझ जाओगे। केवीपीआई की डिमांड बिल्कुल वो नहीं है कि आप 11th 12th का सिलेबस खत्म कर लो। केवीपीआई थिंकिंग बेस्ड एग्जाम है। आपको आती बिल्कुल बेसिक वाली चीजें ही रहेंगी, और वो आपको 1 घंटा सोचने को दे देगा। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है बेटा। यहाँ थीटा 1 मान लेते हैं, यहाँ थीटा 2। अगर किसी दिन आपको ऐसा दिख गया कि सर एन क्रॉस आर, बेटा एन क्रॉस आर लोगे, एन क्रॉस आर इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2 इंटू एन क्रॉस आई। उनकी एक्सपेक्ट, ये आई वेक्टर है बेटा, ये वाला, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे रहेगी आपसे। स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अरे तुम डरोगे तो तुमसे नहीं होगा। तुम बेसिक फॉर्म में सोचो। अगर मैं एक बच्चे से बोलूं कि ये क्या लिखा है, बच्चा बोलेगा सर पता नहीं, कुछ कुछ अजीब तरह से आतंकवाद है। एक बच्चा ऐसे लिखेगा, सर आपने बेसिक सिखाया था एनआर, एन और आर के बीच में एंगल क्या है, साइन थीटा 2। उसका दिमाग चलेगा, वो बोलेगा म्यू 1 बाई म्यू 2। वो बोलेगा ठीक है, उसको उसको ऑप्शन ही तो पहचानने को देगा। वो बोलेगा इसमें से कौन सा वेक्टर फॉर्म है, या वो कुछ दे देगा, एन कैप दे देगा आपको, कुछ आर कैप दे देगा। देखो एन मैंने नीचे लिया यहाँ पे, एन क्रॉस आई, तो एन आई साइन थीटा। देखो एन और आई के बीच का एंगल सोचो, एन और आई के बीच का, इसको बढ़ाओगे। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो ना? एन ये है और आई ऐसे आ रहा है, तो आप अगर इसको थीटा 1 बोल रहे हो तो ये भी थीटा 1 होगा, और एन और आई के बीच में एंगल थीटा 1 ही रहेगा। तो आप यहाँ लिखते एन आई साइन थीटा 1। अब देखो एन मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, अब आपको ये रिलेशन पहले जैसा ही दिखेगा। म्यू 1 साइन थीटा, तुम देख पा रहे हो बेटा? म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू यहाँ पे म्यू 2 साइन थीटा 2, और यहाँ आर है और यहाँ पे एन है। देख पा रहे हो? बस यहाँ पे एक काम कर लेना, इसको कैप ले लेते हैं, तब एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। मतलब इसको एन कैप ले लो, इसको यूनिट वेक्टर ले लेना, एन कैप, दोनों तरफ मेक इट एन कैप ओनली। तो एन एन कैप ले लिया, और यहाँ पे भी
तुम कैप में ले लो सब कुछ, यूनिट वेक्टर फॉर्म में ले लो। सर हाँ बेटा फिर यहाँ पर आई बचेगा ना, एन तो कर दिया। क्या बोल रहे हो बेटा? सर यहाँ पर था म्यू आई वन आई साइन थीटा वन, आई बचेगा ना, एन तो कट गया। आई को भी काटना है बेटा, आई को भी काटना, वही मैं चेंज कर रहा था ना। आपका ये रिलेशन यूनिट वेक्टर फॉर्म में आएगा, वो भी कटेगा बेटा, सब कट जाएगा। आई और आर दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कट गए। तुम ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल रिलेशन ऐसे है, एन यूनिट वेक्टर क्रॉस आर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन देख के जज कर लोगे कि वहाँ रिलेशन सही लिखा है कि नहीं। और बेटा ये बिल्कुल टीचर के मूड पे है कि वो किस फॉर्म में रिलेशन लिखे। ट्रस्ट मी, मैं इसको ना आई बना के और जे बना के 2-3 वेक्टर रिलेशन लिख दूंगा। मेन कॉन्सेप्ट वही है, म्यू वन बेटा म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू तुमको दिखना चाहिए। और बेसिक डेफिनेशन की तीनों सेम प्लेन में आते हैं, आई एन और आर। अगर तुमको ये दिख गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ आई? दिस इज ऑल्सो स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर एन क्रॉस आर इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू एन क्रॉस आई। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बेटा? ये आपका बनके तैयार हो गया। लो, अरे कहने का मतलब है आपको बेसिक आता है, वो आपको सोचने को देंगे कि चलो बेटा तुमको बहुत अच्छा बेसिक आता है, मुझे बताओ सोच के। वो आपको यहाँ पे इस तरह से दे देंगे, थीटा वन थीटा टू, आपने इसको आई कैप बोला, इसको एन कैप बोला, इसको आपने आर कैप बोला। तो आपको इसी तरह पूरा बना के दे देंगे कि सर हमारा जो, देखो बेटा अंतर ये रहेगा ना, आप समझदार हो तो आप एग्जामिनेशन में ये सब गलतियां नहीं करोगे। जैसे एन क्रॉस आर इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू इंटू एन क्रॉस आई। तुम वहां पे ये बात का ध्यान रखोगे क्योंकि दिस रिलेशन इंश्योर्स वेक्टर फॉर्म में। बेटा पता है वेक्टर की रिस्पेक्ट दुनिया भर में क्यों होती है? क्योंकि तुम एक लाइन में ये भी बता रहे हो क्यों। देखो इसका मैग्नीट्यूड देखने पे तुम्हें ये समझ आ जाता है कि सर म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। और तुमको इसी रिलेशन से ये भी समझ आ जाता है कि आई एन और आर तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्या किसी को मेरी बात समझ आई बेटा? द ब्यूटी ऑफ वेक्टर इज दैट कि यही एक सिंगल रिलेशन। अब बस तुमको देखने की बात है, तुम खुद एन क्रॉस आर लो, तुम एन क्रॉस आर लोगे तो बाहर आएगा। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ रही है? एन क्रॉस आर अगर बाहर आ रहा है, देखो ना, अगर एन इधर है और आर इधर है तो एन क्रॉस आर बेटा बाहर आएगा। और एन क्रॉस आई कहाँ आएगा बेटा आप बताओ? अगर मैं एन क्रॉस आई करूंगा तो कहाँ आएगा? देख पा रहे हो, एन इधर है, आई बढ़ा के यहीं आएगा, तो एन क्रॉस आई करोगे तो भी बाहर आएगा। बेटा अगर मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि डायरेक्शन, बेटा वेक्टर हमेशा हर सेंस में बराबर होता है। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। ये दोनों बराबर तभी आएंगे ना जब एन और आर का परपेंडिकुलर और एन और आई का परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में हो। और वो तभी पॉसिबल है जब तीनों एक ही प्लेन में हो। मेरी बात कोई बच्चा समझा? बेटा क्या ये लाइन आपको समझ आई? बेटा पता है अगर आपके सामने में खड़ा रहता तो मैं आपको पेन वेन लेके दिखाता कि देखो बेटा अगर आप गलती से सोच रहे हो कि आर उस प्लेन में नहीं है तो एन और आर का परपेंडिकुलर कहीं और जाएगा। और अगर आपको लग रहा है एन और आई एक प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर कहीं और जाएगा। दैट मीन्स जब ये दोनों इक्वल हैं, वेक्टर्स की इक्वलिटी तभी मिलती है जब वो एग्जैक्टली सेम हो। अगर मैं एलएचएस और आरएचएस को एग्जैक्टली इक्वेट कर रहा हूँ तो वो तभी पॉसिबल होता है जब वो हर सेंस में पूरे हों। and that is only when n cross r is exact। देखो मुझे जब मैंने तीनों को प्लेन में तभी इमेजिन कर पाऊंगा जब मुझे ये रिलेशन मिलेगा। बेटा क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया ये? बेटा ऑल आई रिक्वेस्ट यू पीपल, आप ना केवीपीआई में ओपन माइंड के साथ जाना, गो विथ योर गट फीलिंग, हैव ए डेरिवेशनल अप्रोच। दिस इज जस्ट लाइक ए मिनी एक्सपीरियंस ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करने का, और कुछ नहीं। एक्यूरेसी मैटर मच मोर देन योर स्पीड।
आप वहां पे 52-55 नंबर पे भी सेलेक्ट हो सकते हो आउट ऑफ 100। तो आप आराम से अपनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान देना। चलो बेटा, अब कितने बच्चों को साइन कन्वेंशन याद है? मैं सारी क्रिटिकल चीजें ही पढ़ा रहा हूँ बेटा। साइन कन्वेंशन याद है आपको? हाँ है ना, कोई बात नहीं बेटा। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं याद है तो मैं 3 पॉइंट लिखवाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी मिरर या लेंस है, आने दो, सबके लिए साइन कन्वेंशन एक ही होता है। लाइट का डायरेक्शन, इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज पॉजिटिव। इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव। अगर हमने कोई प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है तो उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तब हम इसे पॉजिटिव लेते हैं और इसके नीचे हम नेगेटिव लेते हैं। सारी दूरी हम यहाँ से नापते हैं। जो भी, जैसे अगर लेंस होगा तो सेंटर ऑफ द लेंस से यहाँ पे हम इसको पोल कह देते हैं अगर मिरर है तो बेटा एक बात कॉमन सेंस से सोच लेना, हम पोल से नापते हैं, यानी पोल इज लाइक ओरिजिन। और लाइट विल टेल कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। बेटा कभी भी कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए यू नीड ओरिजिन एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो लाइट गिव्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ओरिजिन हमें चाहिए होता है दूरी में डिफरेंस समझने के लिए, कहां से कहां तक है। इतना ही होता है आपका साइन कन्वेंशन, बाकी आपके दिमाग के अंदर डर होता है। बेटा क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास 10th वाला जितना भी आपने पढ़ा, मैं 12th वाले पे ज्यादा जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 10th वाला थोड़ा सा बता रहा हूँ कि पढ़ तुम लेना बेटा प्लीज। चलो मैं बस इतना बोल दे रहा हूँ, मिरर है, मिरर की मैं समरी लिख दे रहा हूँ और आई होप तुम देखो। मैं अंतर बता देता हूँ, तुम 11th में हो तो तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है। मान लो तुमने पूरी मिरर को गवर्न करने वाली इक्वेशन होती थी 1/v + 1/u = 1/f। ये बात समझ आई? अब तुम 11th में हो तो तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है मैं बता रहा हूँ। तुमसे बोलेगा अच्छा तुम 10th में पढ़ के आए, तुम बोलोगे जी सर। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करो। तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आपको मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं बेटा, ठीक है, -dv/dt × 1/v²। अगर चेन रूल आपको आता हो तो अपने दिमाग में y = 1/v मानो और मुझे dy/dt निकाल के दिखाओ। जिसको चेन रूल आता है वो जानता है dy/dt को आप ऐसे लिखोगे, इसे dy/dv कर लेते हैं इंटू dv/dt कर लेते हैं। वो अपने दिमाग में ऐसे ही करता कि सर मुझे 1/v को डिफरेंशिएट करना आता है पर v के रिस्पेक्ट में, यानी मैं dy/v निकाल सकता हूँ। तो वो बच्चा जब 1/v का डिफरेंशिएशन करता तो बेटा आप देखो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। बेटा देखो यहाँ पावर कितनी है, -1। आप सबको ये पता है कि अगर किसी चीज की पावर -1 है, जैसे x की पावर n रहता है तो डिफरेंशिएट रहता है n x की पावर n - 1। ये बेटा याद है आपको? तो v की जो पावर -1 है दैट मीन्स -1 इंटू v की पावर -1 इंटू -1 यानी -1 मतलब माइनस इंटू v की पावर -2। अब वो नीचे चला जाएगा तो ऐसा दिखेगा और dv/dt। तो आपका जब डिफरेंशिएशन करते तो ऐसे ही हर एक टर्म -du/dt इंटू 1/u² इक्वल टू, बेटा फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन, फोकल लेंथ किसी भी चीज के लिए कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स 0 आता। यानी आप सोच रहे हो सर चल क्या रहा है, मैं बताता हूँ बेटा क्या चल रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपका ये रिलेशन मिल जाएगा dv/dt, स्पीड ऑफ द इमेज इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू -v²/u², या इमेज स्पीड बाय ऑब्जेक्ट स्पीड इज इक्वल टू -v²/u²। आपसे वो 11th में इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो 10th तक तुमने ये पढ़ा, दे वांट टू सी कि तुम 10th को कैरी कर रहे हो कि नहीं, और तुम बोलोगे नहीं सर ये तो 12th में होता है। बेटा क्या आपने डिफरेंशिएशन सीखा है ना, बेसिक वाला? आई होप तुम मेरी थोड़ी बात समझ पा रहे होगे। बेटा देखो खुद बताओ, अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो, ये रिलेशन सबको पता है कि v क्या होता है, u क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। अगर अब तुम भूल भी चुके हो तो मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बच्चे का अगर आज क्लास में हेडिंग डाली गई है रे ऑप्टिक्स तो सबसे पहले 10th का रे ऑप्टिक्स रिवाइज करेगा एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी, क्योंकि उसको बेसिक वहां का रखेगा और कॉन्सेप्ट आपको लगवाएगा 11th की जो आप पढ़ रहे हो, बेसिक डिफरेंशिएशन ये सब। अगर एक ऑब्जेक्ट
बेटा देखो, प्लेन मिरर है तो दुनिया बड़ी सिंपल है। तुम 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, तुम्हारी इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। यहीं से देख लो ना बेटा, प्लेन मिरर में क्या होता है, वी और यू 1 होता है। बेटा समझ पा रहे हो ना, प्लेन मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो वी और यू का रेशियो 1 रहेगा। मेरी बात समझे बेटा? तो हमेशा ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड एक ही रहेगी। लेकिन अगर प्लेन मिरर नहीं है तो v अलग स्पीड से भागेगा और ऑब्जेक्ट अलग स्पीड से भागेगा। क्या आपको थोड़ी सी मेरी बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन दे दूं, करोगे? यस चलो कोशिश करते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा कई बार। और देखो मैं अभी क्वेश्चन से बना रहा हूं तो हो सकता है कैलकुलेशन इजी ना आए। आपको फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, -30 अगर मैं कॉनकेव बोल रहा हूँ। बेटा आप माइनस प्लस से मत डरा करो। रीजन क्या है कि सर जैसे मान लो ये कॉनकेव है, यहाँ पे फोकल लेंथ रहती है। अब कैसे पता माइनस? तुमको बताया था साइन कन्वेंशन की ओरिजिन यहाँ पे है, पोल पे। अब बताओ लाइट तो ऐसे जा रही है, तो ओरिजिन से पीछे वाली चीज को तो हम नेगेटिव ही बोलेंगे ना बेटा। फोकल लेंथ की डेफिनेशन तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि जहाँ लाइट आके मिरर से पैरेलल पैरेलल लाइट आती है, मिरर से टकराती है, फिर वहां के कन्वर्ज करती है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फोकल लेंथ दे रखा है और आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट, सॉरी बेटा, एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो उसी टाइम पे स्पीड ऑफ द इमेज निकालो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? देखो समझदार बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है सर, मुझे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ आता है। तो वो पहले क्या करेगा, सर 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f रिलेशन पुट करेगा कि सर मुझे ऑब्जेक्ट दिया है पोल से -40 यहाँ पे, यानी मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -40। इमेज मुझे निकालना है कहाँ, पर फोकल लेंथ मुझे दे रखा है -30। बेटा क्या आप लोग वी निकाल लोगे, हाँ या ना बता दो बस। वी निकल जाएगा? -80 आ रहा है सर इमेज स्पीड। अच्छा ठीक है, गुड बेटा। वी कितना है बेटा ये बताओ? तो 120 वी आपका 120 आ गया। देखो -120 आ गया। अब देखो अगर एक बच्चा इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके निकाला होता तो उसको शायद ऐसा लिखा होता dv/dt इक्वल टू du/dt इंटू -v²/v²। देख पा रहे हो बेटा? अब वो बच्चा यहाँ v और u को पुट करता और उसको बच्चों की तरह ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड हमेशा एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में होगी। बेटा देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, उनका रेट एटलीस्ट dv/dt एंड du/dt, क्योंकि v²/u² बेटा कैसा है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या तुम निकाल लोगे बेटा इसके बाद? तुमको क्या दिया हुआ ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, du/dt। हो गया बेटा क्वेश्चन? देखो तुमको v पता है, लग गया। तुमको u दिया हुआ है क्वेश्चन में, बेटा कर लोगे, छोड़ दो? यस सर। देखो बेटा एक सिंपल सी बात है, दे वांट एक ऐसा बच्चा 11th में पेपर दे के वीपीआई जिसका दिमाग कल क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी था तो उसको डीप में आती है पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से, और वो उसमें डिफरेंशिएशन भी अब लगा पाएगा, इंटीग्रेशन लगा पाएगा। तो ये कोई डिमांड गलत नहीं है बेटा बच्चों से। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो तो स्टडी हमेशा समेटिव फॉर्म में होती है। क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक क्या सीखे हो वही आपकी रियल एजुकेशन है। अगर आप भूलने के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा ऐसे बच्चों को साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट कैटेगरी उन लोग के लिए बहुत मैटर करता है कि बच्चे को इमेज फॉर्मेशन सही में समझ आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर देखोगे, दे वांट टू नो कि बच्चे को इमेज वर्ड अच्छे से आती है कि नहीं, बिल्कुल सर्टेनली उसको इमेज की फीलिंग आती है कि नहीं। तो इमेज मैं अलग से पढ़ाता हूँ बेटा। मुझे बताओ आपके हिसाब से इमेज क्या होती है, व्हाट इज इमेज? जल्दी बेटा सोच समझ के।
कि हम इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हम डेरिवेशन करेंगे आप लोग के लिए अच्छी। आप बताओ आपके हिसाब से इमेज क्या होती है। और मैं इस क्लास के बाद आप लोगों से सही में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास 10th की एनसीईआरटी आप खत्म कर लोगे लाइट में। बेटा बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज। मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल भाषा देने के लिए, कोई मतलब, और मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो मान लो कोई लेंस है, ऑब्जेक्ट है, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि मैं आपको, इससे एक लाइट गई, दो लाइट गई, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे अंदर जाके एक बार बेंड होती है, फिर दोबारा बेंड होती है, फिर ऐसे आ जाती है। यहाँ पे भी पहला बेंड ऐसे हुआ, फिर दूसरा बेंड होकर यहाँ मिल जाती है। तो हम बोल देते हैं अगर ऑब्जेक्ट से निकलकर लाइट कभी भी दोबारा मिलेगी तो वहां एग्जैक्टली वैसी इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट कभी भी दोबारा मिलेगी, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे प्लेन मिरर हो जाता है बेटा, प्लेन मिरर ले लेते हैं। आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर दे रहे हो, लाइट, एक लाइट ऐसे गई, वो वैसे ही वापस आ गई, दूसरी लाइट गई और वो ऐसे चली गई वापस। तो यहाँ तो लाइट मिली नहीं, बट अगर मिलती तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट, देखो ये रिफ्लेक्टेड R1 और ये रिफ्लेक्टेड R2, तो रियलिटी में तो कभी नहीं मिलेंगे। R2 और R1 जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिरर के पीछे ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम इमेज बोलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रियल। सेकंड कैटेगरी की इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? यस सर। ठीक है, यानी अगर लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद पहले ऑब्जेक्ट से लाइट को, किसी भी दो लाइट को कहीं भी जाने दो, अगर वो कहीं भी जा रही है, देखो रैंडम गई, उसके बाद कैसे भी करके वो मिल जाए, तो हम ये बोलते हैं कि लाइट जो जहां मिलेगी वो इमेज फॉर्म करेगी। अगर लाइट सही में मिली तो रियल, और नहीं मिली तो वर्चुअल। और इसमें बेटा कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर, जैसे कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर एक पानी में सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, पानी के अंदर एक कॉइन रखा है, कॉइन, और ये सरफेस ऑफ वाटर है। मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि बेटे जैसे लाइट गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसर टू रेयर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ड्रेन वर्ड अगर आपने याद किया हो, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इससे तुम्हें याद रहेगा कि पानी डेंस है, पानी 4/3 रहता है, और ये एयर का 1 रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट जो जाएगी वैसे मुड़ेगी। अब बेटा रियलिटी में कई बार क्या होता है, टीचर और बुक्स एक दो लाइन बना देती है, इमेज बनने के लिए दो लाइट चाहिए मिनिमम, पर बुक्स में वो दो दो ऐसे में नहीं बनाएंगे, बहुत गंदा दिखता है। तो वो ऐसे ही बोल देगा बेटा देखो ये कॉइन से लाइट गई, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, और जहां ऑब्जर्वर की आंख पे आई, हम बोल देंगे ऑब्जर्वर को, जैसे लाइट तो ऐसे गई, पर ऑब्जर्वर को इमेज यहाँ दिखेगी, यानी कॉइन यहाँ दिखेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको इमेज वहां दिखती है जहां से हमको लगता है कि लाइट आ रही है, ये बनेगी इमेज। तुम खुद ही सोचो ना, अगर कोई यहाँ खड़ा रहता तो उसको तो लगता ना कि यहाँ पे लाइट आ रही है, तो वो यही इमेज देखता। इस बंदे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि लाइट ऐसे आ रही है, तो उसको इमेज उसके पीछे दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। दिस विल बी ऑब्जेक्ट, दिस विल बी इमेज। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई बेटा? वेयर यू विल फाइंड कि लाइट मीट कर रही है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे इमेज यहाँ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आई विल फील कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से ही लाइट पैदा हुई है। देखो अगर आप फीलिंग लेके सको, आपको हमेशा रियल में ऐसा लगेगा कन्वर्ज हो रही है, और वर्चुअल में लगेगा कि वहीं से डाइवर्ज हो रही है लाइट। बेटा क्या मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाऊं? बेटा आपने नोट कर लिया?
चलो देखो होता क्या है, उनको इस बात से मतलब है कि बच्चा सही में डेरिवेशन ओरिएंटेड है कि नहीं। तो वो आपसे बिल्कुल फंडामेंटल डेरिवेशन पूछ लेंगे कि अच्छा ठीक है आप बताओ मिरर फॉर्मूला आया कैसे, आपको निकालना आना चाहिए। क्लास 10th में वो इम्पोर्टेंट नहीं था। आप बोलोगे सर हम कैसे कर लेंगे, बेटा तुमको जो मन में आ रहा है वो कर लो। जैसे एक मिरर ले लिया तुमने, कनकेवी ले लिया, बेटा मेरी ड्राइंग गन भी है, बस देखो तुम भावनाओं को समझना। यहाँ ये नहीं है कि कोई रे ऑप्टिक्स आपको एक क्लास में पढ़ा देगा, लेकिन बेटा आपकी अप्रोच तब बनेगी जब आप 10th की नॉलेज को उठाओगे और 11th में अब तक पढ़ी गई एप्लीकेशंस को बोरो करो के मिला के क्वेश्चन बनाओगे। उनको पता, वो आपस में ऐसे ही बैठ के बात करते हैं जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। अच्छा बच्चा 10th में तो ये पढ़ा है मिरर, 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, चलो मिला के क्वेश्चन बना देते हैं। और बच्चे को लगता है 12th आ गया 12th आ गया, वो डर जाता है पूरा। क्लास 9 में आपने पढ़ा था साउंड, अब वो साउंड से क्वेश्चन पूछ लेगा तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं पूरा पूरा वो आता है, पूरा वेव्स आता है एग्जाम में। बेटा आप लोग को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि पेरेक्शियल रेज क्या होती हैं। जैसे लाइट, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका कहीं सेंटर होता है बेटा, हर स्फेरिकल चीज का एक सेंटर होता है। लेट अस से वो सेंटर कहीं भी, अब जहां मानना चाहो बेटा, मान लो यहाँ होता है, मान लो, ठीक है। अब बेटा देखो याद है रखना, अगर कभी भी तुम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा नॉर्मल होगी, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल। किसी दूसरी लाइट के लिए मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट गई और यहाँ से पास कर गई, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से हम एक लाइट भेजें, पर इमेज कब बनती है, जहां पे लाइट, दो रिफ्लेक्टेड लाइट या दो रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एंगल बराबर होंगे थीटा और थीटा। क्यों, कैसा भी मिरर हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगाओगे ही, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। अब पहला रिफ्लेक्शन एंगल ये है, ये पहली इंसिडेंट रे और ये पहली रिफ्लेक्टेड रे। अब मान लो दूसरी रे कौन सी हो सकती है, बेटा जो लाइट सीधी जाएगी, तुम नॉर्मली लाइट को भेजोगे तो नॉर्मली वापस आ जाएगी। बेटा ये कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूँ मैं। जो लाइट बेटा ये कैसे नॉर्मल है, क्योंकि तुम रेडियस से ज्वाइन करो, रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल। तो जो लाइट नॉर्मली जाएगी वो वैसे आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड टू ऐसे ही है, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लाइट गई वापस आ गई। तो R1 और R2 आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलने वाली जगह है, दैट इज इमेज। बेटा सिंपली इमेज इज समथिंग विच वी गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन टू लाइट रेज मीट। बेटा बात समझ आई, यहाँ तो कोई डाउट है। अब वो आपसे बेसिक डेरिवेशन मांगेंगी, चलो ठीक है, लेट अस से दिस इज अल्फा, लेट अस से दिस इज बीटा, लेट अस से दिस इज गामा। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एपर्चर जो रहता है वो छोटा रहता है, एक्चुअली मिरर इतना सा रहता है, तो एपर्चर लगभग फ्लैट रहता है। तो ये पॉइंट P और P डैश सेम आ जाता है। तो अगर एक बच्चा बच्चों की तरह ऐसे करेगा यहाँ पे कि सर हमारा 10 अल्फा कितना आएगा बेटा बताओ, तो मान लो यहाँ A लिखा है और यहाँ नीचे P लिखा है, P डैश या P मान लो, ऑलमोस्ट P डैश और P एक ही है, P डैश और P, यानी ये दोनों पॉइंट मर्ज कर लो अपने दिमाग में, P लिख लो वहां पे। तो आपसे 10 अल्फा पूछा जाता तो आप A P अपॉन OP बताते। 10 बीटा पूछा जाता तो आप AP अपॉन ये RP बताते, या रेडियस, सिंपली रेडियस जितना। और 10 गामा पूछा जाता तो आप ऐसे लिख देते सर 10 गामा इज AP अपॉन दैट इज ये तुम्हारा PI। अब देखो डरना नहीं बेटा, OP हमारा सिंपली तुम यह कह सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको ऐसे AP बाई U लिख लो। 10 बीटा को तुम लिख सकते थे AP बाई रेडियस, यानी AP बाई R, और PI को तुम लिख सकते थे इमेज डिस्टेंस, AP बाई I, या सॉरी V, जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वही लिखो, V लिख लो। यहां तक दिखा बेटा। अब तुम कॉमन सेंस से मुझे बताओ, क्या बीटा एक्सटर्नल एंगल
थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा? डाउट है यहाँ तक? और सेम लॉजिक पे क्या गामा थीटा प्लस बीटा के बराबर नहीं होगा? बेटा हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, लाइक सपोज तुमने कर दिया सर बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा विल फेच यू अल्फा माइनस बीटा, या टेक्निकली यू कैन राइट 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बेटा कितने बच्चे यहाँ तक पहुंच गए? 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देखो बेटा हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मिरर इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ मिरर इक्वेशन। अब तुमसे ये बात आएगी कि क्या बच्चे को डेरिवेशन आती है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं की है। बेटा यहां तक तुम लोग को समझ आ रहा है? बेटा आपकी लाइट में 12th तक देयर इज अ सुप्रीम रूल कि आप लाइट का जितना भी फॉर्मूला पढ़ते हो वो एक उस चीज के लिए होता है जिस मतलब आपके कोर्स में सारे एंगल छोटे हैं, सडन डेविएशन के लिए नहीं पढ़ते हो बेटा आप लोग। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जितनी भी बनते हैं, मिरर इक्वेशन, चाहे कोई भी इक्वेशन आप डिराइव करते हो, सब एक्चुअली में सारे एंगल छोटे मानते हैं। अल्फा या पेरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन की अपर्चर बहुत छोटा है, इसको आप अलग अलग भाषाओं से पढ़ोगे और आप बोलोगे, तो हम लोग वैसे बाद में डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। कोई भी लाइट जो आती है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, और सारे बेटा जो कोई बहुत पास है और वो बेंड होके आ रही है, जैसे ऐसे आ रही है थोड़ी सी, तो वो जो भी एंगल बनाएगी वो छोटे छोटे बनाती है। ऑल यू कैन से कि ऑल द लाइट दैट वी फॉलो इन रे ऑप्टिक्स आर मेकिंग स्मॉल एंगल्स हर जगह बेटा। तो जितने भी फॉर्मूले बने, लॉस लॉज हमारे सारे एब्सोल्यूट होंगे और फॉर्मूले सारे अप्रॉक्स होंगे। ये लाइन अपने दिमाग में दोबारा बैठा लो। लॉज आर ऑलवेज परफेक्ट, फॉर्मूलाज आर ऑल अप्रोक्सीमेशन। कोई भी फॉर्मूला आपके कोर्स में एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं है, सब अप्रोक्सीमेशन है। जैसे मैं अगर मानूंगा कि अल्फा बीटा गामा छोटे छोटे हैं, तो जब एंगल छोटा होता है, whenever angle is small, partial approximation will let me guess कि alpha beta gamma are small. When alpha beta gamma is small, I can say कि सर अल्फा हमारा, याद रखना बेटा जब थीटा छोटा होता है तो थीटा साइन थीटा और टेन थीटा तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर तुम थीटा रेडियन में लो तो दिस लाइन इज वेरी क्रिटिकल, साइन थीटा टेन थीटा and theta all have same magnitude if you keep theta in radians। और तुम डायग्राम बना के सोचोगे तुम्हें मेरी बात तुरंत समझ आएगी कि सर थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़ा था, पर ध्यान से देखिए जब थीटा छोटा हो जाएगा तो एल हमारा परपेंडिकुलर की तरह दिखेगा, यानी एल बाई आर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। और सर जब थीटा सही में छोटा हो जाएगा तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी, तो क्या टेन थीटा क्या साइन थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब थीटा छोटा होगा तो ये आर है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आर होगा। तो आपके सारी चीजें सेम आ जाती हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर ये लॉजिक सही है तो मैं 10 अल्फा की जगह अल्फा लिख दूंगा। मतलब अब मैं 2 बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बीटा की जगह लिख सकता हूँ 10 बीटा, यानी एपी बाई आर, एपी बाई आर। अल्फा की जगह लिख सकता हूँ मैं एपी बाई यू, गामा की जगह लिख सकता हूँ एपी बाई वी। तो एपी मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं हर जगह से हटा देता हूँ। तो अब मैं रिलेशन तक आ चुका हूँ कि 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। यहां तक समझ आया बेटा? आप अपने 10th क्लास में जो भी फॉर्मूले पढ़े हो, आप अपने टीचर से ये पूछो सर मुझे उसका डेरिवेशन चाहिए, या तुम खुद डेरिवेशन करो। बेटा असली से समझो क्यों बच्चे केवीपीआई में धोखा खाते हैं। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस और उनको लगता है हमें 11th 12th पूरा पढ़ के जाना है, और आप धोखा खा जाओगे। आप बायोलॉजी सेक्शन देखोगे 9 10th वाला डेप्थ में आएगा, थोड़ा डिटेल में। जैसे ऐसा सोचो कोई 9 10th का बच्चा उसके लिए तैयारी कर रहा हो, ओलंपियाड की, सीरियस ओलंपियाड की, कि पूरा डीप में जाएंगे, जो भी 9th में टॉपिक लिखा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तुम्हें मेरी बात शायद समझ आएगी, एग्जाम तुम्हें वहां फ्रेंडली दिखेगा। नोट हो गया बेटा? आपका रिलेशन होता है मिरर इक्वेशन, दिस थिंग, इन दोनों सेम है, मैं बता रहा हूँ बेटा। यहां तक समझ आया? देखो
ये दोनों रिलेशन सेम है। अगर आपको F इक्वल टू R/2 याद है, आप उसको भी डिराइव कर सकते हो कि सर कहाँ से आया। देखो बस यही बात है, जो बच्चा रट रहा है, तुम F इक्वल टू R/2 रटोगे, तुम नहीं हो गेम की प्लेयर। लेकिन अगर तुम F इक्वल टू R/2 डिराइव करना चाहोगे, तुम ऐसे बोलोगे, अच्छा सर इसी रिलेशन में हम मानते अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पहुंच जाता। तुम बताओ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो 1/u 0 हो जाएगा। कितने बच्चों की बात समझ आती है? इफ लेट अस से कि ये फॉर्मूला अगर हमेशा ट्रू है, तो 2/r अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो 1/infinity मस्ट बी 0 प्लस 1/v। बट बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो लाइट पैरेलल आती है और सारी लाइट मिलती है फोकल लेंथ पे, तो हम बोलेंगे इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी, यानी हमारी v की वैल्यू f के बराबर हो जाएगी। याद रखना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो जितनी भी पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ मिलती है? फोकस पे ना। तो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिले वही तो इमेज है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमेशा फोकस पे ही बनेगी। अब मेरे को मिल गया 1/f इक्वल टू 2/r, या r इक्वल टू 2f, या f इक्वल टू r/2, और आपका आंसर आ गया। 2/r को लिख दो 1/f, आपका डेरिवेशन हो गई। यानी आप 10 तक की हर चीज को उठाओगे, छोटी से छोटी चीज जो तुमने पढ़ी है, और उसको लेकर तुम डेरिवेशनल अप्रोच में चले जाओ। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? और तुम कभी भी अगर केवीपीआई का मॉक ईमानदारी से दोगे तो बहुत अच्छे हो तो 65 तक आएंगे। आगे बढ़े बेटा, नोट हो गया? बेटा ये सेक्शन आप समझ गए। बेटा मेरी एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि केवीपीआई एक उस बच्चे के लिए जो आज तक जो भी पढ़ा है बहुत ईमानदारी से समझ के डेरिवेशन करते हुए पढ़ा है, तो इसको एंजॉय करो। बच्चे कई बार इस सब चक्कर में परेशान रहते हैं कि सर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यार तुम केवीपीआई के लिए अभी फाइट नहीं मारोगे, फिर अगली बार अगले एग्जाम के लिए फाइट नहीं मारोगे, फाइट मारना नहीं सीखेगा, तुम जितना रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तुम्हारा टाइम किल होता रहेगा। डू व्हाट इज नेसेसरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, और फिर प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम वाले मॉक दो, प्रोसेस एंजॉय करो। परफेक्शन की तो कोई बेटा गारंटी नहीं रहती, आप जितना भी पढ़ोगे आप उतना ही कंफ्यूज होगे। तो इससे अच्छा अब जो चीज कर रहे हो बिल्कुल ईमानदारी से बेसिक से खुद करो, और धीरे धीरे आपकी नॉलेज एडअप होती जाएगी। आप जो एफर्ट्स केवीपीआई के लिए भी लगाओगे, या तो रिजल्ट में तब्दील हो जाएगी, या तो वही आपको पुश करेगी सही डायरेक्शन में सोचने के लिए। कि सही बात है कि आपने आज तक सोचा था कि अगर आप वेक्टर और डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर आपको क्लास में टीचर बोलता है कि जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा टेन थीटा और थीटा बराबर होता है, आप हर जगह वही लगा सकते हो। मेरी बात समझे बेटा? क्या मैं आगे बढ़ूं? उनके लिए एक फेवरेट टॉपिक होता है कि बच्चा मिरर इक्वेशन तो क्लास 10 तक पढ़ता है, बट वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ता है। तो उनके हिसाब से एक बच्चे को ये आना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये बाउंड्री है दो सरफेसेस की। यहाँ पे मीडियम μ1 है और यहाँ पे मीडियम μ2 है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मतलब कर्व्ड सरफेस बाउंड्री है। अरे जैसे अपनी पानी की बोतल नहीं होती है बेटा, वैसी बाउंड्री है। क्या आप मेरी बात समझ गए? एक तरफ मीडियम कुछ है, एक तरफ मीडियम कुछ है। तो क्या इस केस में हम इमेज निकाल पाएंगे? चलो देखते हैं बेटा। बेटा कोई भी कर्व्ड सरफेस आपके कोर्स में है, आप उसको स्फेरिकल मान सकते हो। तो मान लो ये जो एपर्चर है पी पी डैश, इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। हर 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 स्फेयर का या सर्कल का सेंटर आता है। बेटा क्या आप ये बात समझे? और बेटा नींद से जागो, मॉड्यूल 1 खत्म कर दो अभी तक। जागो नींद से बेटा। चलो अब तुम मुझे बताओ कि अगर लाइट जाएगी, सेंटर से कोई भी लाइन जो ज्वाइन करती है नॉर्मल वही होती है। बेटा ये छोटी सी बात है, कोई सर्कल है, मैं तुमको ऐसे बोलूं कि रेडियस क्या होगा। बेटा कहीं से भी कोई लाइट आए कुछ आए, रेडियस विल बी द नॉर्मल। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करोगे वही आपका नॉर्मल होगी। दिस विल बी ए नॉर्मल लाइट। क्या आपको बात समझ आई बेटा?
बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सत्य क्या है? सत्य है कि सर लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के बाद कहीं मिले तो इमेज बन जाएगी। तो पहली लाइट गई ऐसे, इंसिडेंट रे गई, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी ऐसे नहीं, मतलब रुको पीछे दिखा, वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जो लाइट इस पाथ पे जाएगी उसका क्या होगा? वो किस तरह से फॉल की है? बेटा रेडियस के अलोंग फॉल करने पे, यानी नॉर्मली फॉल करने पे लाइट बिना बेंड हुए, अगर कोई सरफेस है और कोई लाइट ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्शन भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, वो सीधी चली जाएगी। क्या आपको ये सब बात पता है ना बेटा? आप स्नेल लॉ लगा के चेक भी कर सकते हो। यानी जो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी बेटा, जो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी वो सीधी चली जाएगी। अब मेरे पास दो लाइट है, जो यहाँ पे जा रही है और एक यहाँ जा रही है। बेटा सी सिर्फ एक लोकेशन है, वहां कोई एक्चुअल चीज नहीं है। तो ये दोनों लाइट कहाँ मिलेंगी? यहाँ कहीं मिलेंगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। कितने बच्चों को पॉइंट समझ आया कि ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद कहीं पे भी लाइट मिला लो, मैंने दो रिफ्लेक्टेड लाइट मिला दी, देखो यहाँ पे मुझे इमेज मिली। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मेरी दो लाइट मिलती हैं या आफ्टर रिफ्रैक्शन मेरी दो लाइट मिलती हैं तो मैं वहां इमेज बना देता हूँ। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस आप 10th के फॉर्मूले से कर सकते हो। बेटा देखो अंतर क्या है ना, 10th तक के बच्चे को ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये उस बच्चे को नॉर्मल ऐसा दिखे कि सर ये सरफेस है तो नॉर्मल ऐसा है। बेटा 11th 12th में तो हम ये जानते हैं कि एक बच्चा सोच सकता है कि एक कर्व सरफेस भी दिया है और मैं पूछूं बेटा यहाँ लाइट आ रही है तो क्या होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ टेंजेंट बनाओ और बोलो कि सर अभी भी I इक्वल टू आर होगा, बस टेंजेंट के ऊपर, उस पॉइंट पे बने टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर वो नॉर्मल है। थोड़ा सा तो तुमसे अपग्रेड मांगेंगे वो लोग, उनको ये पता है कि बच्चा रटने वाला नहीं होना चाहिए। देखो मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ फिर से। एक कर्व बाउंड्री थी जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, μ1 एंड μ2। हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट भेजी, यहाँ पे सेंटर था, सेंटर से ये बना नॉर्मल। अब तो अपने दिमाग में चाहे तो एक इमेज बना लो कि चल सर मानते हैं कि चल यहाँ वाटर है और यहाँ पे एयर है, इमेज बना लो चाहो। तो अब मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूँ, रेयर से डेंसर बेटा देखो ड्रेन होता है डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट सीधी नहीं जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। यानी ये नॉर्मल थी ये वाली लाइट, यानी ये ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगी। ये एक्चुअल पाथ था पर वहां नहीं जाएगी, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। और एक लाइट जो ऐसे गई वो कुछ भी बेंड बेंड नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। यानी दो रिफ्लेक्टेड रे हमें यहाँ मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इमेज। अब फिर से लिखते अल्फा बीटा गामा। अंतर बस इतना सा है कि हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। यानी अगर मान लो मैं इसको आई बोल रहा हूँ और ये मेरा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में आर हुआ, तो मेरा यहाँ पे भी इक्वेशन लगेगी μ1 sin थीटा आई, मतलब साइन आई, μ1 sin आई, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था μ2 sin आर। क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। तो तुम मुझे बताओ बीटा की वैल्यू क्या अल्फा प्लस आई के बराबर होगी? बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई। क्या ये सही है कि सॉरी आई हमारा किसके बराबर होगा? आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहां तक समझ आ रहा है? और हमारा बीटा क्या गामा प्लस आर के बराबर होगा? यहां तक तुम लोग साथ में हो बेटा? बेटा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। कोई डाउट है यहां तक? देखो अब मुझे आई और आर तो चाहिए नहीं, मुझे तो भाई ये चाहिए कि सर कहीं पे अगर हम ओरिजिन टाइप का या पोल टाइप का डिफाइन कर दें तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, सर ये मेरा रेडियस बन जाएगा और ये मेरा
इमेज बन जाएगा v मान लो। सर मुझे इन तीनों में रिलेशन चाहिए कि अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दूं और हमारे सामने कोई स्फेरिकल बाउंड्री हो तो हमें इमेज पता लग जाए। भावनाओं को समझो ना, कि आपके सामने कोई कर्व बाउंड्री है, जैसे कोई पानी की ग्लास आपके सामने रखी हुई, तो उसमें पानी एक कर्व शेप में होगा, तो उसके अक्रॉस इमेज कैसे बनेगी। हमको यू आर और आई में वी में रिलेशन चाहिए, और आपके पास सिर्फ ये एंगल दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, जानबूझ के इसमें आई और आर सेट करो, आई और आर सेट करो और यहाँ पुट कर दो। आप ऐसे लिखो μ1 sin i। बेटा याद रखना साइन थीटा और सारे एंगल छोटे हैं, तो μ1 sin i को आप आई ही लिखो। तो आई कितना होगा बेटा बताओ। आई विल बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2। आर की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ। आर हमारा आ जाएगा बीटा माइनस गामा। क्या यहाँ तक तुम लोग के बल्ब जल रहे हैं बेटा। अब वही जीवन का सत्य है, कर्व्ड सरफेस बहुत फ्लैट टाइप का है, ये पॉइंट पी है, 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फीलिंग के देखो, अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, एपी बाई यू, देख पा रहे हो बेटा। बेटा यहाँ तक आप लोग साथ में हो। यस सर। और अभी सिर्फ मैग्नेटिक फॉर्म में लिखना, तो μ1 अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी एपी 10 अल्फा के बराबर लिखना हो बेटा। 10 अल्फा आपको ट्रायंगल में लिखना चाहिए, 10 थीटा एपी बाई, क्योंकि ये सब बार बार लिखने का कोई पर्पज नहीं रहता। मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ तो एपी बाई यू, तो एपी बाई यू प्लस बीटा की वैल्यू आप देखोगे तो एपी बाई आर आ जाएगी इक्वल टू μ2 इंटू बीटा माइनस यू, यानी एपी बाई आर माइनस गामा दैट इज 10 गामा, यानी एपी बाई वी। यहाँ तक साथ हो बेटा। अब एपी 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 सारे काट दो। काट लिया बेटा। अब इसको सजा के रीअरेंज करके हम लिख देते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। अब जैसे इसको देखोगे कि सारे एपी 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 कट गए, इस तरफ से माइनस म्यू2 बाई वी उधर चला गया, तो वो बनेगा म्यू2 बाई वी प्लस, एक बार आप इसको अच्छे से लिख लो, म्यू1 बाई यू, और इसको इधर भेज दो, म्यू1 बाई आर को इधर भेज दो। पहले आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लो। यानी म्यू2 बाई आर माइनस, यहां तक साथ हो थोड़ा थोड़ा। अब बस अंतर क्या है एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ बेटा। जैसे तुम लिखोगे इसको एक बार साइन कन्वेंशन के साथ लिख दो। यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ। बेटा यहाँ से लाइट कहाँ जा रही है बेटा, देखो बच्चे नहीं समझते हैं। लाइट को एक बार फील कर लो कि राइट हैंड साइड जा रही है इस फिगर के हिसाब से, तो यू अब नेगेटिव होगा, उल्टा जा रहे हो, तो माइनस यू लगा दो। बेटा लाइट ऐसे जा रही है, तो v और r यहाँ पे पॉजिटिव ही होंगे, तो बस ये रिलेशन इस बार इस फॉर्म में याद कर लो, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। क्या याद हो जाएगा बेटा आपको। क्या आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। इस रिलेशन को अच्छे से लिख लो बेटा। लिखा बेटा। लिख लिया बेटा। बेटा देखो, हो सकता है एक बच्चा यहाँ तक ऐसे समझाओ कि सर अभी तक मुझे ये रिलेशन इतना समझा पाया कि सर अगर एक कर्व सरफेस रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहता है, इमेज डिस्टेंस ये रहता है, तो मुझे बस एक फॉर्मूला समझ आया कि सर लाइट जाएगी
लाइट जाएगी तो दोनों कहीं मिलेंगे, इमेज कहीं बनेगी। यहाँ अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगा। सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल मिलेगा, जरूरत नहीं है। तुम बस ये सोचो कि ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और इसमें बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जिस मीडियम में जा रहे हो म्यू2 है, जिस मीडियम से आ रहे हो वो म्यू1 है। याद रखना, ये लाइन बोलने में इजी लगती है लेकिन बाद में काम आती है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्या यहाँ तक तुम लिख लिए हो बेटा? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट वाले पे आऊंगा। बेटा आपने इतना लिख लिया है कि नहीं लिखा है? आगे बढ़े बेटा। चलो देखो, अब तुम इस रिलेशन से समझना कि तुम्हारे कोर्स में देखो देखो हर चीज का पर्पज। आप एक बच्चा सोचेगा सर ये क्यों कराया, ये तो हमें 10th में था नहीं। मैं समझाता हूँ क्यों कराया। देखो तुम्हारे कोर्स में लेंस था, तो लेंस क्या भगवान ने दिया है क्या? नहीं ना। ये दो कर्ड सरफेस है, μ1 μ2 फिर μ1। लेंस कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है बेटा, इट इज जस्ट टू कर्ड सरफेस। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो रियलिटी में एक लाइट जाती है पहले वाले सरफेस का, फर्स्ट वाले सरफेस का कहीं ना कहीं रेडियस या सेंटर बनेगा इस तरफ C1। मुझे पता है इमेजिनेशन बहुत मुश्किल है, पर बेटा पहले वाले कर्व सरफेस का रेडियस अगर r है तो ये डिस्टेंस में r1 बोल रहा हूँ। तो उस केस में तुम फील करते कि लाइट सेंटर की तरफ थोड़ा सा बेंड होती, मतलब यानी नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होती, यानी लाइट ऐसे आ जाती। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकली, पहले सरफेस पे पड़ी। बेटा हमेशा याद रखना, बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, बाउंड्री पे। तो बाउंड्री पे लाइट ऐसे चली गई, मुड़ गई। अब अगर ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती, तो ये चीज ऐसे चली जाती और हमारा पिछला वाला केस बन जाता। बट सामने फिर एक और बाउंड्री है म्यू2 और म्यू1 की, यानी इसको ग्लास समझ लेना अपने दिमाग में, और इसको एयर। अगेन देयर इज अ बाउंड्री, अगेन देयर इज अ बाउंड्री ग्लास टू एयर। पहली बाउंड्री थी एयर टू ग्लास फॉर एग्जांपल, अगली बाउंड्री है ग्लास टू एयर। तो अब तुम क्या करोगे, फिर इस तरफ जाके सोचोगे कि सर इस रेडियस का भी तो कहीं सेंटर होता। हाँ बेटा इसका भी सेंटर होता और ये नॉर्मल होता। अब बताओ हमारी लाइट कहाँ से आ रही है? हमारी लाइट आ रही है डेंसर से, ग्लास से एयर की तरफ। तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी मैं लाइट को ऐसे नहीं ले जाऊंगा, ऐसे सीधा नहीं ले जाऊंगा, नॉर्मल से और दूर ले जाऊंगा। तो ये मेरी इमेज आएगी। यानी पहला वाला भी कन्वर्ज करता है और दूसरा वाला और कन्वर्ज कर देता है। जो आपके कोर्स में ऐसे दिखा देते थे कि लाइट गई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पहले वाले ने थोड़ा मोड़ा, दूसरे वाले ने थोड़ा और मोड़ा। आपको 10th तक ऐसा डायग्राम बना के वो बोल देते थे ये रिलेशन लगा दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। याद आया बेटा क्लास 10th का? दिस इज द फाइनल इमेज, क्योंकि जो लाइट सीधी जाएगी वो तो कहीं रुकेगी नहीं, वो ऐसे पास होती जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे और दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर आफ्टर टू रिफ्रैक्शन। ये लाइट यहाँ मिली और हम बोलेंगे फाइनल इमेज यहाँ बनी। बेटा किसी बच्चे को ये बात समझ आई? तो आप पिछला रिलेशन यूज करके दो बार वो लॉ लगा के आप ये वाला रिलेशन निकाल सकते हो, वो भी थिन लेंस के लिए। जो लेंस पतले होते हैं जिसमें हम ये मान सके कि ये लेंथ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, थिन लेंस के लिए। हाँ बेटा मैं एक और बार समझा देता हूँ। देखो बेटा आप लोग कुछ भी पूछने के लिए फ्री हो। देखो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये समझा कि एक कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस। आप बोलोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा बेटा। ये पता डेरिवेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ना बेटा कितने बजे से क्लास है आप लोग की?
अच्छा बेटा ठीक है, मैं 5 मिनट में बेटा क्लास खत्म करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ बेटा, ठीक है सुनो। देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपने ये सीख लिया कि सर अगर कर्व्ड सरफेस है, देयर इज अ कर्व्ड सरफेस जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, तो इमेज में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही। एक लाइट जाएगी ऐसे आ जाएगी, आप ये, आपको यू ये दिया है, वी दिया है, आप अगर सिर्फ रेडियस पता हो तो आप ये फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाई आर इक्वल टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू करके आप ये रिलेशन निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज में ड्यूटी क्या होगी। बेटा अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट और जनरल केस है, अगर एक बच्चे को ये वाला केस आ गया तो मैं उससे बोलता हूँ बेटा ये केस 2 बार कर दो। एक बार मानो कि लाइट जा रही है, वो यहाँ जाती है, ठीक है तुम सही हो, लाइट ऐसे जाती जैसे यहाँ गई थी, बट फिर एक और आ गया तो फर्दर मुड़ जाती हो। तो जब तुम पहली वाली पे लगाओगे, पहले वाले को यू मानोगे, हाँ जब तुम पहले वाले को यू मानोगे तो तुम जब ये इक्वेशन लगाओगे तब तुम्हें ये v मिलेगा, उसको v1 मान लेना, i1 इमेज 1 और v1 मान लेना। अब अगले वाले सरफेस के लिए तुम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यहीं पे तुम्हारा दिमाग चलेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसको तुम मानोगे फाइनल इमेज। यानी इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये होगा इमेज। इस सरफेस के लिए पहले वाले के लिए रेडियस r1 तुम यूज करते जब तुम ये फॉर्मूला देते, अगली वाले के लिए तुम r2 यूज करते। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे r1 r2 में कंफ्यूज रहते हैं। बेटा बच्चे लाइट के डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। यानी जब तुम फर्स्ट स्टेप पे, बेटा ये बहुत मुश्किल है मुझे पता है, जब तुम अंतर क्या आता है बस ऐसे बता रहा हूँ, बच्चे ना क्यों गलती करते हैं, लाइट रियलिटी में ऐसे चल रही है, तो जब तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लोगे ना तो तुम्हें v1 को जब तुम सेकंड बार लगाओगे, इसको इमेज, इसको ऑब्जेक्ट और इसको इमेज मानोगे ना सेकंड बार, पहली बार में तो बच्चे लगा लेते हैं, दूसरी बार में उनका पूरा सब गलत हो जाता है। क्यों बेटा, जब दूसरी बार लगाना है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा ही है, तो हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा और ये माइनस, ये सॉरी प्लस v1 बनेगा, और इमेज डिस्टेंस भी प्लस बनेगा। यानी फाइनल जो हमारा, यानी v1 बना हमारा नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, और हमारा जो ये जो इमेज डिस्टेंस है v, ये भी पॉजिटिव रहेगा, v इक्वल टू पॉजिटिव। और अगली इस वाले केस में जब तुम रेडियस लोगे, इस वाले केस में जब तुम रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, तो बेटा एक बार बताओ, मैं लाइट को ऐसे भेज रहा हूँ और ऐसे जब तुम कर्व बनाते हो तो इसका सेंटर यहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो इसका रेडियस नेगेटिव होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? पहले सरफेस का r1 का रेडियस पॉजिटिव आता है, दूसरे सरफेस का रेडियस नेगेटिव आता है। ये छोटी छोटी बातें जब तुम पुट करोगे 2 बार, पहली बार u लेके v1 निकालना और अगली बार इस v1 को ऑब्जेक्ट लेके फाइनल v निकालना, बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना कि ट्रूली लाइट का डायरेक्शन क्या होता है। अब बेटा मेरी बात समझे, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो तुमको ये समझाएगी कि लाइट में आपको क्लास 10th पूरा अच्छे से करना है, और उसके बाद हर एक चीज जो तुमने 10th में मीट की थी, डेराइव इट, डू नॉट मग इट, डू नॉट रिमेंबर इट, फैक्ट की तरह मत पढ़ना। जहां दिक्कत आए प्लीज कॉन्टेक्ट मी, क्लास 10th का जल्दी से दोबारा रिवीजन कर लो बेटा, लाइट का वो काम आएगा, ठीक है। वी विल हैव नेक्स्ट वन मोर क्लास ऑन लाइट आल्सो बेटा, ठीक है। चलो बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बेटा।